हेलो जिक्स, कैसे हैं आप सब। आज एक और इम्पॉर्टेंट एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो रिजीम है अल मशहूर इम्पोर्टेड सरकार, वो आजकल किन किन लोगों से मुलाकातें कर रही है, इनका थॉट प्रोसेस क्या है और अमेरिका बादर से ये इस वक्त किस किस्म की इंगेजमेंट्स कर रहे हैं और किस लेवल पे कर रहे हैं और कितनी ज़्यादा कर रहे हैं। ये सारी तफसीलात मैं इस वीडियो में आपके सामने रखूँगा और देखेंगे कि पिछले 2 हफ्तों से हो क्या रहा है। आपको याद होगा कि लास्ट ईयर हमने एक वीडियो बनाई थी बाइडेन के प्लान के हवाले से, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। ये वेस्टर्न ममालिक के साथ इन्होंने एक प्लान लॉन्च करने का सोचा था लास्ट ईयर, और उसमें ऑब्वियसली इनका इरादा ये है कि चाइना का जो BRI है उसको काउंटर किया जाएगा। जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके अंदर इन्वेस्टमेंट्स की जाएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, चाइना जिस तरह करता है ना BRI के थ्रू। तो फाइनली अब अमेरिका बादर को ये समझ आ गई है कि जंगों से दिल नहीं जीते जाते। अगर आपने किसी मुल्क पर अपना इन्फ्लुएंस कायम करना भी है तो उसके लिए ज़रूरी है ज़रा सॉफ्ट तरीके से पेनिट्रेशन की जाए, जैसे चाइनीज़ कर रहे हैं। यानी अब अमेरिका बादर चाइना की नकल करने का सोच रहा है, और ऑब्वियसली अमेरिका बादर का इसमें ऑब्जेक्टिव यही है कि जिन जिन ममालिक में चाइना ने इन्वेस्टमेंट की हुई है वहाँ पर चाइना से वो स्पेस छीनी जाए और अपनी हेजिमनी कायम की जाए। और ये हमने क्लियरली देखा है पिछले 5-6 सालों से जो अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट है वो थोड़ी सी घबराई हुई है। वो देख रही है कि BRI के एजेंडे के तहत चाइना धड़ाधड़ कंट्रीज़ में घुस रहा है, वहाँ पर उसकी पेनिट्रेशन बहुत शदीद हो चुकी है और उनको वो लोन्स भी दे रहा है, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लगा रहा है। तो अमेरिका बादर को ये डर है कि चाइना आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया को अपने साथ मिला रहा है और उनका बनाया हुआ जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसको वो चैलेंज कर रहा है। तो इसलिए बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड का मंसूबा सामने आया था। इसके लिए इन्होंने एक ख्याली रकम भी रखी थी, कितने ट्रिलियन डॉलर्स की, कि हम ये सारे ये जो वेस्टर्न कैंप है ना सब इसमें अपना अपना हिस्सा डालेंगे और एक फ़ंड बनाएंगे जिसके तहत हम इमर्जिंग इकोनॉमीज़ में इन्वेस्ट करेंगे। इस हवाले से वाइट हाउस ने अभी रिसेंटली तकरीबन 1 हफ्ता पहले एक मेमोरेंडम शाया किया है, यानी कि उस प्लान को रीअफर्म किया है कि हम ये करेंगे, और उसमें सारी डिटेल्स बताई हुई हैं। तो हमने लास्ट की जो वीडियो बताई थी उसमें हमने ये देखा था कि इनका प्लान पूरी दुनिया के रीजन्स में जाने का है, एशिया पैसिफिक, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, मेनली उन एरियाज़ में जहाँ पर ये समझते हैं कि चाइना इनको ओवरटेक कर रहा है। अब अमेरिका बादर एक पुराना प्लेयर है, ऑलरेडी उसकी कई ममालिक के साथ डील्स चल रही हैं, मुआहदे हुए में, इन्वेस्टमेंट भी है, बड़ा असर और रसूख है। जैसे पाकिस्तान को देख लें, 60s में कितनी ज़्यादा इन्होंने इन्वेस्टमेंट की पाकिस्तान के एनर्जी प्रोजेक्ट्स में, पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो बहुत ज़्यादा अमेरिका ऑलरेडी कर चुके हैं, मतलब उनको गेम का पता है। और अब वो देख रहे हैं कि चाइना राइज कर रहा है तो उसको काउंटर करना है, और इसलिए एक नई एफर्ट इन्होंने शुरू की है। और इस सिलसिले में हमारे रीजन की बात करें तो सेंट्रल एशियन ममालिक के साथ इन्होंने राब्ते तेज़ कर दिए और पाकिस्तान के साथ भी। मतलब ये हमारे रीजन की मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। ईरान के साथ तो ये नहीं बातचीत कर सकते, इवन तालिबान को भी बड़ी बड़ी ऑफर्स की जा रही हैं, और भारत के साथ तो ऑलरेडी बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं। और वो कंट्रीज़ जो इनके काबू में आसानी से आ सकते हैं उनसे राब्ते तेज़ हो गए हैं, तेज़ कर दिए गए हैं। इस सिलसिले में इनके जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं ब्लिंकन, इनके अंडर जो मज़ीद अंडर सेक्रेटरीज काम कर रहे हैं उनको टास्क दे दिया गया कि आप डिफरेंट ममालिक और डिफरेंट रीजन्स में चले जाएं और अन्नी मचा दें। और इस सिलसिले में अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट के दिलावर सईद हैं, जो कि स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर कमर्शियल एंड बिजनेस अफेयर्स हैं। यानी आप कह सकते हैं कि जो रोल रज़ाक दाऊद का था इमरान खान की कैबिनेट में, तो वो रोल है इनका। मतलब स्पेशल इनके एडवाइज़र हैं बिजनेस अफेयर्स पे, किस तरह दूसरे मुल्कों के साथ ट्रेड निगोशिएशंस करनी है, ट्रेड बढ़ानी है। तो उस सिलसिले में उन्होंने पूरी दुनिया में अपने टूर्स का आगाज़ कर दिया, और साउथ एशिया में जो पहला विज़िट है उन्होंने पाकिस्तान का किया है। और इस हवाले से उन्होंने बड़ी एक वीडियो बनाई है, बड़ी ज़बरदस्त। अब उनकी एक्टिविटीज़ पर हम ज़रा गौर करें ना तो भाई वो पूरा पाकिस्तान की सैर कर रहे हैं। वो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स गए हैं, वो सियालकोट में गए हैं जहाँ पे हम फुटबॉल्स बना रहे हैं पाकिस्तानीज़, वो एंटरप्रेन्योर से मिल रहे हैं, बिजनेस वुमेन से मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं पाकिस्तान में। और उन्होंने लिखा कि आई किक्ड ऑफ द फर्स्ट लेग ऑफ माई साउथ एशिया विजिट इन पाकिस्तान। आई मेट विद द कंट्रीज टॉप लीडर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स इन इस्लामाबाद टू डिस्कस हाउ वी डीपन द US पाकिस्तान कमर्शियल एंड इकोनॉमिक रिलेशनशिप। जैसे मैंने कहा कि अमेरिका पुराना पापी है और वो तब से गेम को लीड कर रहा है जब चाइना गेम में था भी नहीं, 60s में।
तब भी वो बुनियादें रख चुका था। और यही एक बहुत बड़ी रीज़न है कि आज भी पाकिस्तान जैसे जो इमर्जिंग कंट्रीज़ हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनकी ट्रेड अमेरिका बॉर्डर से सबसे ज़्यादा है। तो पाकिस्तान की भी जो ट्रेड है, बायलैटरल ट्रेड, हमारी एक्सपोर्ट्स यूएस को सबसे ज़्यादा है। इसलिए हमें ये अक्सर आर्गूमेंट सुनने को मिलता है कि पायन अमेरिका नाल ना बिगाड़ो। और दूसरी तरफ मेरा ये आर्गूमेंट होता है कि बिल्कुल नहीं बिगाड़नी सर, लेकिन हमें डाइवर्सिफाई भी करने हैं रिलेशंस, रीजन की तरफ भी देखना है, अपनी डिपेंडेंस सिर्फ एक जगह पर नहीं रखनी। मिफ्ता इस्माइल से उन्होंने मीटिंग की। उन्होंने कहा कि थैंक यू मिफ्ता साहब फॉर एन एनर्जेटिक डायलॉग ऑन यूएस पाकिस्तान इकोनॉमिक रिलेशनशिप। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू बिल्डिंग ऑन आवर कमर्शियल टाइज फ्रॉम रीन्यूएबल एनर्जी टू टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल हेल्थ। तो ये हैं उनकी कुछ एक्टिविटीज़ जो वो पाकिस्तान में कर रहे हैं। इसके अलावा अब ज़रा आते हैं पाकिस्तान के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर पर, मोहतरम शहबाज शरीफ पर। शहबाज शरीफ ने एक ट्वीट की है और उन्होंने कहा कि मैं हर लेवल पर बाइडन साहब से इंगेज करना चाहता हूँ, हर लेवल पर, कोई भी लेवल हो। पाइन ज़रा ध्यान रखना कोई पुट्ठी सीधी प्रोडक्ट ना निकाल देना, हर लेवल पे इंगेज। खैर बात दूसरी तरफ निकल रही है। तो शहबाज शरीफ ने ट्विटर पर अमेरिका बॉर्डर को मुबारकबाद दी 4 जुलाई की। उन्होंने कहा कि इट इज़ माई प्लेजर टू एक्सटेंड हार्टिएस्ट फेलिसिटेशंस एंड ग्रीटिंग्स टू द पीपल एंड गवर्नमेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑन देयर इंडिपेंडेंस डे। माई गवर्नमेंट लुक्स फॉरवर्ड टू इंगेजिंग विद द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन at all levels to promote our bilateral relations including the trade and investment। ये एक अमेरिकन एनालिस्ट हैं डेरिक जे ग्रॉसमैन, ये कहते हैं ऑन पाकिस्तान बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन इज क्लियरली ओपनिंग अपर्चर अ बिट नाउ दैट पीएम खान इज नो मोर विद न्यू शरीफ लेड गवर्नमेंट। यूएस इज सर्टेनली विलिंग टू डिस्कस इकोनॉमिक एजेंडा। Previously, US was only interested in limited counter-terrorism cooperation. Big shift की वो बात कर रहे हैं, यानी कि पहले पिछले कुछ सालों से हम देख रहे थे कि वो सिर्फ अफगानिस्तान के हवाले से ताउन हमसे बढ़ाना चाहते थे, सिर्फ उस पर बात करते थे और किसी चीज़ पर नहीं। और अब वो इकोनॉमिक एजेंडा की बात कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल्स दी। तो क्लियरली नज़र आ रहा है कि करंट रिजीम जो है पाकिस्तान में वो यूएस कैंप की तरफ बड़ी तेज़ी से मूव कर रहा है और अमेरिका के दरवाजे भी इनके लिए खुले हैं। अब ये तो हमारे सामने है कि इस हुकूमत को अमेरिका बॉर्डर बहुत पसंद है। बिलावल भुट्टो साहब भी अभी उनका विज़िट हुआ था, पूरी दुनिया के वो चक्कर लगा रहे थे, वेस्टर्न ममालिक में अपनी एक प्रोफाइल बिल्ड कर रहे थे कि देखो जी कितनी ज़बरदस्त अंग्रेज़ी मारता है जी। हिना रब्बानी खा रहे हैं, उनका भी फोकस वेस्टर्न कैंप की तरफ ही है। वो कभी बोरिस जॉनसन से मिल रही होती हैं, जो आज खबर आ रही थी कि वो भी शहीद होने वाले हैं। और इसके अलावा हमारे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल को हर हफ्ते कॉल आती है ब्लिंकन साहब की, जो कि अमेरिका बॉर्डर के फॉरेन मिनिस्टर हैं, यानी कि उनके सेक्रेटरी स्टेट जो हैं, हर हफ्ते कॉल करते हैं, उनका हालचाल पूछते हैं, बेटा ठीक हो ना, कोई मसला तो नहीं है। बिलावल भुट्टो को ब्लिंकन की शक्ल में एक मसीहा नज़र आता है और शहबाज शरीफ को बाइडन की नज़र में एक मसीहा नज़र आता है। एमी तो नहीं फिर कहते ना इम्पोर्टेड सरकार। अब बिलावल को जो हर हफ्ते कॉल आती है ना ब्लिंकन की, उससे मुझे एक एग्जांपल याद आ गई है। वो स्कूल में, हम सब भी स्कूल गए होंगे, तो एक बच्चा होता है, एक स्कूल में ना एक बुली बच्चा ज़रूर होता है जिसका कोई दोस्त नहीं होता, और ब्रेक टाइम में उससे मिलने सिर्फ कौन आता है, उसकी माँ उसके साथ बैठी होती है ब्रेक टाइम में और कहती है पुत्र फिक्र ना कर, मैं सब तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ। क्योंकि वो तो मतलब अपने घर वालों, अपने क्लास फेलोज हैं, उनको तो वो तंग करता है, उससे कोई दोस्ती नहीं करता, फिर वो रोता है। और अम्मी ने लाड प्यार में उसको बिगाड़ दिया होता है। तो क्या करें यार, इस दुनिया में ना कुछ माएँ होती हैं जो बिल्कुल ही बिगाड़ देती हैं अपने बच्चों को। तो माँ की जो अहमियत है ना, वो कोई इम्पोर्टेड सरकार से ही समझे। अब हिना रब्बानी खर साहिबा को देख लें, पाकिस्तान ने ऐसा डिप्लोमेट कभी प्रोड्यूस किया ही नहीं। मैं कहता हूँ पाकिस्तान के हिस्ट्री में जितने डिप्लोमेट्स आए हैं उनसे बेहतर डिप्लोमेट है ही कोई नहीं, क्योंकि वो कमरे में मौजूद ही नहीं होती जब ज़रूरी बात हो रही होती है। वो खुद कह चुकी हैं, मैं नहीं कह रहा। मेहदी हसन का ज़रा इंटरव्यू देख लें, उसमें उन्होंने खुद कहा था इंपॉर्टेंट डिसीजंस के वक्त वो कमरों में ही नहीं होती थी। तो वो डोनाल्ड ब्लूम से मिल रही हैं। डोनाल्ड ब्लूम इस वक्त नए अमरीकी सफ़ीर तैनात हुए हैं पाकिस्तान में। पिछले कुछ सालों से प्रॉपर अमेरिकन एम्बेसडर नहीं था पाकिस्तान में, अब वो तैनात हो गया। उसको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है, प्रेसिडेंट मिल रहा है, उससे प्राइम मिनिस्टर मिल रहा है, हिना रब्बानी खार मिल रही हैं, बिलावल साहब मिल रहे हैं। बड़ा प्रोटोकॉल इस वक्त दिया जा रहा है डोनाल्ड साहब को। और बड़े अरसे बाद एक सेक्रेटरी, एक प्रॉपर एम्बेसडर आया पाकिस्तान में, तो भाई आओ भगत तो बनती है। मेरी तरफ से भी वैसे दावत है कि आप पॉडकास्ट में भी आ सकते हैं, हम आपको अच्छी मिठाई भी खिलाएंगे लाहौर की, ठीक है, और आपसे पूछेंगे भी कुछ बातें।
और ये देखें, ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मिल रहे हैं। मैं तो शुक्र अदा करता हूँ यार कि पीडीएम के मेंबरान के अलावा कोई तो मिला ना शहबाज शरीफ से। मतलब प्राइम मिनिस्टर हाउस में मेरे जो फॉरेन लोग हैं उनमें अमरीकियों के अलावा मेरा ख्याल कोई एंट्री नहीं होता। आप याद करें, इमरान खान का दौर था, कभी मतलब ईरानी फॉरेन मिनिस्टर आया होता था, कभी किसी मुल्क का आया होता था, कभी रशिया का फॉरेन मिनिस्टर, कभी चाइना का फॉरेन मिनिस्टर, कभी वो अब तालिबान का वफ्द आया होता था, कभी सेंट्रल एशिया का कोई प्रेसिडेंट आया होता था। इनके मतलब कभी कोई बिजनेस वफ्द आया होता था, कोई टर्की से वफ्द आया होता था, फनकारों के साथ मुलाकातें होती थी। यहाँ पर मुलाकातें होती हैं तो सिर्फ या तो पीडीएम या मुनहरिफ अरकान से या फिर डोनाल्ड ट्रम्प से। भाई अम्मी ने अपने बच्चों का ख्याल तो रखना है ना प्रॉपरली, तो हैट्स ऑफ टू अम्मी के वो अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ी। अगर रीजनल ममालिक से बातचीत नहीं हो रही तो क्या हुआ, मैं तो हूँ ना। ये तड़प और ये गर्मजोशी अमेरिका बहादुर की खान के दौरे हुकूमत में नहीं थी। हम कॉन्स्टेंटली देख रहे थे कि वहाँ पर एक सर्द मोरी चल रही थी, कितनी ज़्यादा, मतलब बिल्कुल ही कोई लिफ्ट नहीं कराई जा रही थी। और खान साहब भी नहीं लिफ्ट करा रहे थे। खान साहब भी क्या कह रहे थे कि खान का तो पूरा फोकस ही रीजन पे था, अफ़गानिस्तान पे था, चाइना पे था, रूस पे था, सेंट्रल एशिया पे था, ईरान पे था। ये सारी चीज़ें चुभ रही थी अमेरिका बहादुर को, इसलिए तो वो इंगेज नहीं कर रहे थे। और इसीलिए ये तड़प अब हमें देखने को मिल रही है। इसीलिए ये जो मौजूदा हुकूमत है इसने तो रीजन से बिल्कुल आंखें ही फेर ली हैं। ये तो समझ रहे हैं कि भाई हम साउथ एशिया का पार्ट ही नहीं है, हम तो कोई होनोलुलु जो जजीरा है अमेरिका का, वो जो पैसिफिक ओशन के बीच में, हम तो शायद वहाँ रहते हैं। दूर से बैठे बैठे अमेरिका को टाटा बाय बाय कर देते हैं अम्मी से, मतलब अम्मी को देख लेना तो बंदे को सुकून मिलता है। तो ये हाल है इस गवर्नमेंट का। इन्होंने तो ये एज्यूम कर लिया है कि हम इधर के बाशिंदे ही नहीं हैं, कोई मीटिंग्स हो ही नहीं रही किसी रीजनल ममालिक से। ये भूल गए हैं कि हमारा हमसाया एक ईरान भी है, एक अफ़गानिस्तान भी है, एक चाइना भी है, ऊपर थोड़ा सा रूस भी है, सेंट्रल एशियन ममालिक भी हैं। लेकिन अम्मी नाराज़ हो सकती है, अम्मी को नाराज़ नहीं करना। तो अब देख लें क्या हालात हैं। चाइनीज़ वर्कर्स धड़ाधड़ जा रहे हैं। ईरान और रशिया से बिल्कुल इस वक्त ताल्लुकात ज़ीरो पर खड़े हैं आपके। अफ़गानिस्तान में आपकी पॉलिसी दबड़दूस हो गई है। अब अफ़गानिस्तान की बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक तज्ज़िया दुरुस्त साबित हुआ है। मतलब मैं हकीकत टीवी या दूसरे चैनल्स की तरह ये नहीं कहता कि मेरे पास इंफॉर्मेशन थी, मैं ये कहता हूँ कि ये एक एनालिसिस था मेरा। और ये जो अब ये क्या एनालिसिस था जो मैंने लास्ट वीडियो में लगाई थी खान से मुलाकात के हवाले से, तो उसमें मैंने एनालिसिस की बेस पर एक सवाल किया था खान साहब से कि आपका बुनियादी और पहला इख्तलाफ क्या अफ़गानिस्तान के इशू पर आया था। तो वहाँ पर ऑब्वियसली टाइम कम था और ज़्यादा लोग थे सवाल करने वाले, तो खान साहब ने जल्दी जवाब दिया, डिटेल में नहीं दिया। लेकिन उन्होंने जवाब जावेद चौधरी को बड़ी डिटेल में दिया है। और जावेद चौधरी ने अपने फेसबुक पेज पे शायद वो वीडियो लगाई है जिसमें उन्होंने अपनी मीटिंग का बताया और उन्होंने बड़ी डिटेल में बताया कि अफ़गानिस्तान पर क्या इख्तलाफ था इस्टेब्लिशमेंट से। तो पास्ट में तो हमने देखा कि खान साहब ने ये बात इतनी ओपनली नहीं की थी, तो वो मेरे क्वेश्चन के बाद शायद उनके जहन में आ गई और उन्होंने कहा कि चूँकि अब बिल्ली थैले से बाहर आ गई है तो इसको रिवील कर देते हैं। तो उन्होंने मेरे क्वेश्चन के बाद पहली बार ये बात उन्होंने रिवील किया जावेद चौधरी को कि जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इख्तलाफ था इस्टेब्लिशमेंट से वो अफ़गानिस्तान पर था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एनालिसिस दुरुस्त साबित हुआ है। ये हमने इन कई वीडियोस में एक्सप्लेन किया था। तो खैर ये जो अमेरिका से धड़ाधड़ इंगेजमेंट्स हो रही हैं इसका अब होगा क्या, मतलब कुछ तो आउटकम तो निकलेगा ना। अब ऑब्वियसली बेल आउट पैकेजेस मिलेंगे, थोड़ी बहुत पैसा आएगा वहाँ से, डॉलर्स थोड़े बहुत आएंगे, इस गवर्नमेंट को थोड़ा स्टेबल करने की कोशिश की जाएगी आहिस्ता आहिस्ता, आप देखेंगे। और ये गवर्नमेंट थोड़े पैर जमाने की कोशिश करेगी। अम्मी नहीं मदद करेगी तो और कौन करेगा। और आवाम के सामने नंबर बनाने के चक्कर में पास्ट पैटर्न्स को अगर हम देखें तो ये फिर फटीचर किस्म की डील्स साइन हो जाएंगी जिनका हमें लॉन्ग टर्म में नुकसान होगा। मतलब कर्ज़ा वो फिर देंगे आसान शराइत पर और जब वापस हमें करना पड़ेगा उसमें फिर मसले मसाइल होंगे। ये तो कन्फेशंस ऑफ इकोनॉमिक हिटमैन ये जो बुक है उसमें भी लिखा हुआ है कि किस तरह छोटे ममालिक को फंसाया जाता है, करप्ट गवर्नमेंट्स को सपोर्ट किया जाता है ताकि वो जो फिस्कल एक डिसिप्लिन होता है, यानी कि पूरी पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी की बेहतरी वो अच्छे तरीके से बनाए ना सकें। जब वो नहीं बनाएंगे अच्छे तरीके से तो वो कर्ज़ नहीं वापस कर सकेंगे। जब कर्ज़ वापस नहीं कर सकेंगे तो हम अपनी
अपनी जो कमज़ोरियाँ हैं, जो अपनी जो चीज़ें हैं उनके हाथ में रखवा देंगे, तो वो फिर हमें ईजिली फिर कंट्रोल कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये तो आम गली का रूल है यार। आप किसी ने आपके पैसे देने हो तो वो आपका हमेशा काना ही बन के रहता है। वो काना एक पंजाबी का लफ्ज़ है, मतलब वो हमेशा आपसे फिर इतरा के ही चलता है और आप उसको जलील करते रहते हैं जब तक वो आपके पैसे नहीं देता। तो यही चीज़ ये पावरफुल कंट्रीज़ करते हैं छोटे ममालिक के साथ। वो इसलिए करप्ट गवर्नमेंट्स को सपोर्ट करते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा, उनके बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल कह चुके हैं, बुक्स इस पे लिखी जा चुकी हैं। नोम चॉम्स्की इस हवाले से बहुत ज़्यादा बात कर चुके हैं कि किस तरह ये अमेरिका बहादुर की ज़रूरत है कि वीक रिजीम्स को रखा जाए, जो पपेट रिजीम्स हो, जो उनकी बात माने, जो करप्ट हो, और जमहूरियत का रास्ता मैक्सिमम रोका जाए, जो ट्रू जमहूरियत होती है। ऊपर से तो नारे बड़े लगते हैं, लेकिन अगर आप डिटेल्स में जाएं तो वहाँ पर फिर जमहूरियत बिल्कुल ख़त्म होती है। तो इस तरह की वो गवर्नमेंट्स चाहते हैं हमारे मुल्कों में। और दूसरा फिर हमारी सॉवरेंटी भी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। वो मैंने वीडियो बनाई थी ना, देयर इज़ नो फ्री लंच वाली, ये वीडियो जिसमें हमने कहा था ये जो भी मदद आएगी अमेरिका की तरफ से, इसके पीछे कुछ डिमांड्स होंगी। और वो डिमांड्स 3-4 बड़ी क्या हैं वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। मतलब एक तो मुल्क का कबाड़ा वो अलग निकल रहा होगा, अंदरूनी हालात के, करप्शन और करप्ट गवर्नमेंट, और पाकिस्तान की पॉलिसी नहीं दुरुस्त हो रही होगी। और दूसरा फिर हमारी सॉवरेंटी, इन ये जो 3-4 मुतालबे बड़े होंगे वो उनसे कॉम्प्रोमाइज़ होगी। हर एंगल से आपके मुल्क का नुकसान जो आजकल हम उसका स्टार्ट देख चुके हैं। और फिर आपको रीजन से दूर करने की कोशिश की जाएगी। आप देख लें, रूस से बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, ईरान से ख़त्म हो गए हैं, चाइनीज़ वर्कर्स यहाँ से जा रहे हैं। कोई दोस्त मुल्क आपकी मदद करने को तैयार नहीं है। फॉरेन पॉलिसी आपकी जैसी मर्जी हो, लेकिन उसका फ़ायदा आम आवाम को होना चाहिए। जैसे एक बहुत बड़ी एग्जांपल है इंडिया की कि वो रूस से अच्छे ताल्लुकात कायम करके उनसे तेल ख़रीद रहे हैं और बदले में अपनी आवाम को सस्ता तेल बेच रहे हैं। अच्छी फॉरेन पॉलिसी आपकी तभी मानी जाएगी ना जब आवाम को उसका फ़ायदा हो। अगर आवाम को उसका कोई फ़ायदा नहीं, तब उस फॉरेन पॉलिसी का भी कोई फ़ायदा नहीं। देखना यह है कि इस वक्त पाकिस्तान में कौन सी लॉबी जीतती है। प्रो रीजन पॉलिसी, जो कि अल्टीमेटली प्रो पाकिस्तान पॉलिसी है, और वो लॉबी जो कि बहुत ज़्यादा प्रो यूएस है। मैं यूएस के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, हम यूएस की इन रिजीम चेंज पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ हैं। और दूसरा हम बात करते हैं कि यूएस के साथ साथ हमें अपने रीजन को भी पहले देखना चाहिए। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके ख्याल में पाकिस्तान में लॉन्ग टर्म में, यानी कि अगले कुछ सालों में, आपको कौन सी लॉबी जीतती हुई नज़र आ रही है, जो अमेरिकन इंटरेस्ट को अकोमोडेट करना चाहती है या वो जो रीजनल अलाइंसेस पर बिलीव रखती हो। कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।